कहा जाता है कि किसी लड़ाई को जीतना है तो शरीर के अन्य हिस्सों पर बारी बारी हमला करने की बजाय दिमाग पर हमला कर दो, यानी खोपड़ी पे चोट मारो, उस पर चोट पहुंचाओ, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या यही काम ईरान ने कर दिया इजराइल के खिलाफ? जी हां, 5वें दिन इजराइल ईरान के संघर्ष में एक नया इतिहास जुड़ गया। ईरान ने ऐसा जोरदार हमला इजराइल पर बोला कि जड़ें हिल गईं। वो जड़ें कौन सी हैं? कैसे उन्हीं के कारण शुरुआती दिनों में इजराइल ईरान को घुटनों पर लाता हुआ दिख रहा था और दुनिया भर में उसने अपना लोहा मनवाया था। टारगेटेड हमले ईरान के अधिकारियों और नेताओं पर कर रहा था। इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। उधर ट्रंप ने अपने ही देश के इंटेलिजेंस इनपुट को नकार दिया है, जो कि ईरान के परमाणु हथियारों से संबंधित था। इसके अलावा भारत में एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो गई है कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल कहां चले गए। जब से ये वाली तस्वीर सामने आई है, लोग अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं और तो और गीत गाने लगे हैं कि बहती हवा सा था वो, प्लेन से उड़कर गया था वो, कहां गया उसे ढूंढो। लोग कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। और इजराइल ईरान युद्ध पर बहुत सारी अपडेट्स हैं, हम दनादन बोलेंगे, आप टनाटन सुनते जाइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। हमें आए दिन इस तरह के तमाम दुखों से रूबरू होना पड़ता है कि आप दर्शक अपनी समस्याएं भेजते हैं और हम ज्यादातर को दिखा नहीं पाते, उस पर आवाज उठा नहीं पाते। इसका प्रमुख कारण है हमारे पास इतने संसाधन नहीं, इतने लोग नहीं कि आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं या खबरों पर रिसर्च कर सकें, उन्हें वेरीफाई कर सकें और फिर देश के सामने प्रस्तुत कर सकें। बिना जांचे, बिना वेरीफाई किए दिखाना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। यह भी हो सकता है कुछ लोग साजिशन हमसे ऐसा कुछ करवा दें, बुलवा दें और बाद में दूसरा खेल हो जाए। हालांकि अमृत काल में किसी को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए आधार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनके पास आधार था उन्हें भी तो बांग्लादेशी बुला दिया गया गुजरात में। बहरहाल ये बात आपके सामने इसलिए रखनी पड़ी कि ONGC के कुछ कर्मचारी जो कि साल 1984 से यहाँ काम कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये लोग बार बार फोन कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और बाकायदा वीडियो शूट करके अपनी बात बोलते हुए हमें भेजा है। मगर हमें दुख है कि हम उनका वीडियो दिखा नहीं सकते। कारण वही है कि किसी भी वीडियो पर भरोसा नहीं कर सकते। मगर हाँ, अपनी वीडियो में इन्होंने जो समस्याएं बताई हैं उसे अपनी जबान से बोल रहा हूं। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन यदि जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाती है तो हो सकता है इनका भला हो जाए। ONGC के इन दशकों पुराने कर्मचारियों की समस्या पर ध्यान दे दें। इनका कहना है कि ये लोग 50 की संख्या में ONGC के सामने खड़े हैं और 1984 से यहाँ काम कर रहे हैं। 1994 में एक ऑर्डर के आधार पर ONGC ने 100 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया था। उस केस में इन लोगों का नाम नहीं था, तो ये लोग दोबारा हाई कोर्ट का रुख करते हैं। ये लोग सिंगल बेंच जीत गए, डिवीजन बेंच में इनका केस चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की बेंच वाला कोई फैसला आया जिसमें हिंदुस्तान भर के सारे केस लेबर कोर्ट में आ गए। 2003 में पहला रेफरेंस आया जब लेबर मिनिस्ट्री ने ONGC से बोला कि इन 50 लोगों को परमानेंट करिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताइए। उस ऑर्डर को ONGC ने 2003 में हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इसके बाद साल 2012 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 9 साल हो गए, अब आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, इस मामले को निपटाइए। लेकिन संबंधित संस्थान नहीं मानी। फिर 24 अप्रैल 2024 को इनका केस यानी उस पर फैसला रिजर्व हो गया। 2003 से लेकर 2024 तक 4 बार ONGC हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इन पर पेनल्टी लगा के इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इन कर्मचारियों का दावा है कि ये लोग 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और कम से कम 50 से 60 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। कोई जमीन बेचकर तो कोई घर की महिलाओं का गहना बेचकर अदालती कार्यवाही में पैसा झोंक रहा है, इस उम्मीद से कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें परमानेंट किया जाएगा। इनका दावा है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने वकीलों को इन लोगों ने जो भी पैसा चुकाया है वो सब पूरी डिटेल इनके पास है, यानी लाखों में पैसा खर्च कर चुके हैं। इनका कहना है कि पिछली बार अदालत से 4 सप्ताह का समय इस मामले के निपटारे के लिए दिया गया था, मगर वो समय बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इनका यह भी कहना है कि इनमें से 23-24 लोग या तो रिटायर हो गए या फिर उनकी मौत हो चुकी है और अब बमुश्किल 23-24 लोग ही बचे हैं और इनमें से भी कई लोग अगले कुछ ही महीनों में रिटायर हो जाएंगे। अब इनका सवाल यह है कि क्या हम केस लड़ते लड़ते मर जाएं और एक दिन ऐसा समय आएगा कि केस लड़ने वाला ही नहीं बचेगा, तब आदेश आएगा आपका, तब हमें परमानेंट करेंगे। ये लोग बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं कि यदि हम सही हैं, यदि हमारा मामला हमारे फेवर में है, हमारे कागजात हैं, तो हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, नहीं है तो खारिज कर दीजिए, लेकिन फैसला तो लीजिए महाराज। सोचिए, इन कर्मचारियों का दावा है कि 2003 से अब तक 6 बार हाईकोर्ट और 2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। ज्यादातर समय इनके पक्ष में सब कुछ होने के बाद भी CGIT ने आज तक डायरेक्शन का पालन नहीं किया, फैसला ही नहीं लिया जा रहा है। शायद इन कर्मचारियों को किसी ने बताया नहीं कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब 3 गुना गति से काम हो रहा है।
किसका हो रहा है ये हमको नहीं पता, खुद पता लगाइए। इन कर्मचारियों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से हमारे लगभग आधे साथी परमानेंट होने का इंतजार करते करते गुजर गए या रिटायर हो गए, हम भी उसी मंजिल को पालें और पक्का होने का सपना अधूरा ही रह जाए। सवाल यह है कि क्या CGIT इसी बात का इंतजार कर रहा है? वैसे इंतजार तो लोग विश्वगुरुओं का कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वाली तस्वीर आई पब्लिक परेशान हो गई। सब बार बार पूछ रहे हैं कि G7 कार्यक्रम में 9 लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, मगर इन सबके विश्वगुरु कहाँ हैं? निकले तो थे इसी कार्यक्रम में जाने के लिए, लेकिन कहाँ चले गए? रास्ते में रास्ता भटक गए क्या? वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि फोटोग्राफर ने ही कुछ गलती किया है, विश्वगुरु तो नजरें नहीं आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके बिना दुनिया का कारोबार कैसे चल सकता है? इसीलिए साहब अपना कैमरा अपनी टीम लेकर चलते हैं, अपनी एजेंसी ANI को लेकर चलते हैं। किसी ने इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी को ढूंढने पर 15 लाख का इनाम रख दिया है, तो कांग्रेस वाले सुरेंद्र राजपूत ने IT सेल का काम आसान कर दिया है। इन्हें भी देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए, हर जगह मोदी जी नजर आ रहे हैं। प्रियंका भारती लिख रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी निकले तो थे भारत से, लेकिन गायब कहाँ हो गए? मनमोहन सिंह जी ने ठीक है कहा था, जबरन गले मिलने और बिन बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि बड़ा मन हो रहा था कि मोदी और ट्रंप एक साथ हों। ट्रंप फिर से दोहराएं कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया और मोदी जी तुरंत उनको रोक के कहते कि यह सही नहीं है। DGMO का फोन आने के बाद उन्होंने शांति और विकास के लिए युद्ध विराम का अनुरोध स्वीकार कर लिया था, लेकिन ट्रंप तो मोदी जी से डरकर G7 का सम्मेलन बीच में छोड़कर चले गए। अब पता नहीं कब मिलेंगे दोनों और ये सुअवसर आएगा या नहीं। वैसे एक चर्चा ये भी हो रही है कि ट्रंप के बर्थडे पे हुजूर ने बधाई तक नहीं दिया, एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या माहौल इतना बिगड़ गया है? बहरहाल अब चलते हैं विनाश की कहानी की तरफ। जी हाँ, 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद जब टारगेटेड तरीके से ईरान के सबसे बड़े अधिकारियों की हत्या होने लगी, वो भी ऐसे तरीके से जो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो ऐसा लगा कि ईरान तो अब धराशायी हो जाएगा। इजराइल की वाहवाही होने लगी और इन सब का कारण था इजराइल का खुफिया तंत्र यानी मोसाद। इस बात को बार बार दोहराया जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बार बार अपना लोहा मनवाया है। और अभी ईरान में जिस तरह की घुसपैठ खुफिया एजेंसी की थी, यानी ईरान में रहकर ये लोग ईरान में हमला कर रहे थे, ईरान से ही ईरान पर हमला हो रहा था, जिसे चाह टारगेट करके मार लिया, तो बार बार ये कहा जा रहा था कि इजराइल का जो दिमाग है वो ईरान को हरा देगा। जिस तरह से अब तक उसने कभी पेजर का इस्तेमाल करके विस्फोट किया, दुश्मनों को मारा, कभी लोगों के कमरे में सोते हुए मार दिया, तो कुल मिलाकर बार बार चर्चा यही थी कि इजराइल का दिमाग है मोसाद और मोसाद की तैयारी बिल्कुल सटीक होती है। लेकिन ये खबर देखिए, ईरान ने इजराइल के दिमाग के घर में ही हमला कर दिया। ईरान की सेना ने इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर पर और इजरायली सैन्य खुफिया इमारतों पर मिसाइल से जोरदार हमला किया। यह हमला कितना भयावह हो सकता है उसे समझने के लिए खाली ये तस्वीर ही काफी है। हालांकि हम इस तस्वीर के सच्चे या झूठे होने की तस्दीक नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, मगर खबर पक्की है कि ईरान ने इजराइल की खुफिया सैन्य निदेशालय और मोसाद मुख्यालय की इमारत पर जोरदार हमला किया है। यानी इजराइल के आयरन डोम के रहते हुए उसकी राजधानी तेल अवीव में साथ ही साथ अन्य स्थानों पर कई सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं। उधर इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख अली सादमानी की हत्या कर दी है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के खुफिया तंत्र की बिल्डिंगों पर हमला किया। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख ने इजराइल के परमाणु स्थल पर हमले से नागरिकों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव तथा संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती हिंसा बेहद चिंताजनक है और ये लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली है। परमाणु स्थलों को निशाना बनाने से इसका प्रभाव बहुत दूर तक होगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इजराइल ने गजा में 42 लोगों की हत्या की है, मगर अब यह आंकड़ा 89 हो गया है। और अब समझने वाली बात यह है कि ये लोग जहां मदद के लिए बैठकर इंतजार कर रहे थे, भूखे प्यासे, बीमार थे, पीड़ित थे, घायल थे, वहां पर इजराइल ने हमला करके इतने लोगों को मारा है। उधर ईरान ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने की धमकी दिया है। ईरान का कहना है कि हमारी संसद ने इससे अलग होने के लिए मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस समझौते में ईरान ने न तो परमाणु हथियार बनाने और न ही किसी भी रूप में इसे प्राप्त करने की सहमति जताया था। उधर रूस ने इस युद्ध के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और कहा है कि इजराइल अनिच्छुक नजर आता है। रूस का कहना है कि उसके दोनों देशों से संबंध है, यदि जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता के लिए तैयार है, मगर फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि इजराइल किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार करना नहीं चाहता और शांति के रास्ते पर आने की इच्छा नहीं दिखा रहा है। उधर ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया जानकारी को ही खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। यूएस की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है। इस बारे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, यानी तुलसी गबार्ड ने क्या कहा था इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था। आपको बता दें कि
मार्च महीने में तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद के समक्ष गवाही देते हुए कहा था कि अमेरिकी खुफिया तंत्रों को यह पता चला है कि ईरान किसी भी रूप में परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उधर यूक्रेन ने भी अपने नागरिकों से इजराइल और ईरान छोड़ने का आग्रह कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई से चिंतित होने की बात कही है। चीन का कहना है कि हम ऐसे किसी भी कृत्य का विरोध करते हैं जो अन्य देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। यानी चीन ने इजराइल के हमले का विरोध किया है, जिसकी शुरुआत ईरान पर अटैक के साथ इजराइल ने किया। अल जजीरा ने अपने एनालिसिस में लिखा है कि इजरायली हमले का एक उद्देश्य ईरानियों को अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर लाना था, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। यानी कहां तो इजराइल और उसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान की जनता को ईरान की सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, मगर गेम उल्टा हो गया। बताया जा रहा है कि न केवल परमाणु प्रतिष्ठानों बल्कि अस्पतालों और आवासीय परिसरों को निशाना बनाकर किए जा रहे इजरायली हमलों में तेजी आने से ईरान के लोग एकजुट हो गए हैं। यानी इजराइल को लगा था कि वो ईरान में विद्रोह करवा देगा, सरकार पलट देगा, मगर खेल उल्टा होता जा रहा है। जनता अपने देश सरकार के साथ खड़ी होती जा रही है। उधर परमाणु विकिरण को लेकर भी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। इजराइल के पीएम द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के फैसले से वैश्विक समुदाय में इस बात की चिंता है कि कहीं परमाणु विकिरण न हो जाए और बात जरूरत से ज्यादा आगे निकल जाए। उधर इजराइल का कहना है कि उसने तेहरान में 10 परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है या नष्ट करने के कगार पर है। उधर काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने तेहरान में बड़े पैमाने पर जो विस्थापन हो रहा है और विस्थापन का जो आह्वान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इसे लेकर आलोचना किया है, चेतावनी दी है, निंदा किया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के परमाणु हथियार प्राप्त करने के करीब होने के आरोपों को युद्ध के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। CAIR ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया था। जैसे इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार नहीं थे और वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वैसे ही ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी CAIR का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से जॉर्ज बुश ने ईरान पर झूठा आरोप लगाकर हमला किया, एक देश को तबाह किया, बर्बाद किया, वही गलती डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान पर परमाणु हथियार होने का आरोप लगाया, युद्ध करवा रहे हैं, ये आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर। वैसे यही चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े देश और बड़े बड़े नेता खुलेआम गुंडाई बदमाशी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम पर हमला कर देंगे क्योंकि हम ताकतवर हैं। हमसे समझौता कर लो, हमारी शर्तों पर समझौता कर लो, नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे क्योंकि हमारे पास तुमसे ज्यादा ताकत है। यानी पूरी दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का खेल चल रहा है। शांति, सौहार्द और प्रेम के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, कम होती जा रही है। कभी अपने आप से यह सवाल करिएगा कि ईरान के पास परमाणु हथियार अगर होगा या होने वाला होता तो क्या उतना नुकसान होता जितना अभी इस युद्ध से हो रहा है? और फिर दुनिया भर के बड़े बड़े देश अमेरिका की इस खुली मनमानी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? अमेरिका जो खुद को सबसे प्रतिष्ठित लोकतंत्र कहता है, क्या वहां की जनता को अपनी सरकार के ये कुकर्म नहीं देखने चाहिए कि वो दुनिया भर में किस तरह से आग लगाकर आग बुझाने वाला षड्यंत्र बेच रही है? जी हां, युद्ध में लड़ते मरते हैं देश की जनता और सैनिक माल कमाते हैं धन्ना सेठ, क्योंकि हथियारों का व्यापार बहुत बड़े स्तर पर होता है। हम और आप लाशों की गिनती करेंगे, मगर धन्ना सेठ बैठकर यह गिनती करेगा कि कौन सा हथियार ज्यादा खर्च हो रहा है, कौन सा हथियार ज्यादा असर कर रहा है, किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसका घटाना है, किसका बंद करना है और किसका शुरू करना है। यानी कौन से नए हथियार बनाने हैं, कहां से कितना पैसा कमाना है। वैसे ईरान के मामले में तो तेल का भी बहुत बड़ा खेल है, उस पर भी आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।